वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में मैंने आप लोगों को एसिड्स एंड बेसिस के बारे में काफ़ी पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो स्ट्रेंथ क्या होगी? बेसिकली देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेसिस होते हैं। तो अब इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, आज हम समझेंगे इसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या कौन से सबसे पहले पढ़ लेते हैं एसिड्स के बारे में। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स कौन से होंगे, है ना? सच एसिड्स विच गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यानी कि क्या हो जाएंगे, लार्ज अमाउंट में कोई भी मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस कर सके H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब खुद ही प्योर प्योर एसिड रखा हुआ है और प्योर एसिड ही H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। जब सॉल्यूशन हम उसका बनाएंगे तब क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा। ओके, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा इन द सॉल्यूशन और दे डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि जब हम क्या करेंगे, वाटर के साथ में इनको डिसॉल्व करवाएंगे तो ये 100% डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, और ये 100% बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस कर देंगे। तो हम बोलेंगे इनको क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी तो होंगे। तो एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, जैसे HCl है। जब HCl को वाटर के साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं तो H पॉजिटिव आयंस एक्वस में काफी सारे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और Cl नेगेटिव आयंस ये अलग हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, 100% डिसोसिएशन हो रहा है इसका HCl का। जब 100% डिसोसिएशन होगा, यानी कि H पॉजिटिव आयंस 100% निकल रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसको स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड है हमारे पास। इसको भी हम सेम वाटर के साथ में जब रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, हमारे पास H पॉजिटिव, ये भी हमारे पास एक्वस कंडीशन में रहेगा, और इधर NO3 माइनस ये भी एक्वस में रहेगा, यानी कि 100% ऑफ ये क्या हो गया, 100% डायल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं डिजोल्व हो गए हैं। ओके, 100% जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि H पॉजिटिव आयंस इन्होंने 100% प्रोड्यूस करवा दिए, जितने थे उसके पास उतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवा दिए। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे हमारे पास 100% डिसॉल्व, मतलब 100% डिसॉल्व नहीं हो गए, तब क्या होगा, वीक एसिड। देखो कैसे, व्हेन एसिड्स डिसॉल्व पार्शली इन वाटर एंड गिव्स लो अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मतलब कि जब पार्शली डिसॉल्व हो, यानी कि 100% डिसॉल्व ना होकर पार्शली डिसॉल्व हो सकता है कि 70% हो जाए, हो सकता है 40% हो जाए। तो इस तरीके से अगर डिसॉल्व हो रहे हैं पार्टिकल्स, तो फिर क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे उसमें से, यानी कि क्या होगा, एंड गिव्स लो अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो ऐसे जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे या जो सब्सटेंसेस होंगे उनको हम बोलेंगे वीक एसिड्स। ओके, अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, हमारे पास एसिटिक एसिड है जैसे, है ना? एसिटिक एसिड को जब हम वाटर के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या होता है, इधर देखो, इधर हो रही है रिएक्शन ये वाली, बोल सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन हो रही है रिवर्सिबल। तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं क्या, कि ये जब कंडीशन बन रही है तो 100% डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन भी हो रही होगी। यानी कि जैसे हमारे पास आगे की तरफ जा रही है रिएक्शन, वैसे ही पीछे की तरफ भी रिएक्शन आ रही होगी। तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन में इसी की वजह से क्या होगा, 100% डिसॉल्व नहीं होता है मॉलिक्यूल। ओके, इसके अलावा हम देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को भी जब हम H2O के साथ में या वाटर के साथ में डिसॉल्व करवाने का ट्राई करवाते हैं, तब क्या होगा, फिर से वही कंडीशन बनेगी, यानी कि हमारे पास फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन का सिनेरियो बन जाएगा और H पॉजिटिव का अमाउंट जो है वो कम रह जाएगा एज कंपेयर टू HCl एंड H2SO4 एंड HNO3 ऑल्सो। ओके, तो इनकी देख लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि एसिड एसिड से ही रिलेटेड है, वो है हमारे पास बेसिसिटी। देखो बेसिसिटी क्या होगा, बेसिकली द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, किसके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में, कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में
एसिड के, तो उसे हम क्या बुलाएंगे, बेसिसिटी, यानी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। ओके, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में एसिड के, तो उसे हम बुला रहे हैं बेसिसिटी। ओके, अब इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेसिसिटी हो सकती है, जैसे HCl हुआ या HNO3 हुआ, या हम देखें CH3COOH हुआ, है ना। तो ये क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं दे आर मोनोबेसिक। मोनोबेसिक मतलब क्या होगा, इनकी जो बेसिसिटी होगी वो वन होगी, यानी कि इनकी बेसिसिटी हम बुला सकते हैं क्या, वन। बेसिसिटी विल बी वन। तो इन्हें हम एग्जांपल्स हो गए हमारे पास वन बेसिसिटी, यानी कि हम बोल रहे हैं इनको मोनोबेसिक कंपाउंड्स। अब इसके अलावा जैसे H2SO4 है ना, H2CO3 है, या फिर आर बोल सकते हैं डाइबेसिक। क्या, डाइबेसिक। डाइबेसिक का मीनिंग होगा इसकी बेसिसिटी होगी हमारे पास टू। ओके, ये हो गई हमारे पास बेसिसिटी। अब इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास जैसे H3PO4, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी होगी थ्री, यानी कि ये जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है वो तीन हाइड्रोजन एटम्स को प्रोड्यूस करवाएगा। फर्स्ट वाले जो मोनोबेसिक थे वो एक हाइड्रोजन एटम को प्रोड्यूस करवा सकते थे क्योंकि इनके पास एक ही एक है। और इसके बाद अगर हम देखें डायबेसिक में, तो क्या होगा, डायबेसिक में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के, सॉरी हाइड्रोजन आयन के प्रोवाइड होंगे, और थर्ड वाले में 3H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड होंगे, तब हम बोलेंगे इसको क्या, बेसिसिटी लेवल थ्री, या फिर हम बोल सकते ट्राई बेसिक। ओके, अब इसके बाद आता है हम बेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग और जो बोल रहे हैं कि वीक बेसिस कौन से होंगे, कौन से बेसिस को हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, कौन से बेसिस को हम वीक बेसिस बोलेंगे। तो जैसे हम लोग उसकी बात कर रहे थे उसमें था H पॉजिटिव आयंस का प्रोड्यूस होना, यानी कि एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस होने की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे होगी क्या, OH नेगेटिव आयन की बात है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन ए बेस डिजॉल्व्स, किसमें हम डिजॉल्व करते हैं, है ना, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट गिव्स, क्या देगा ये, इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, और हम क्या बोल सकते हैं, और इट गेट्स कंप्लीटली, क्या होगा इसके साथ में, कंप्लीटली डिजॉल्व्ड, यानी कि जैसे एसिड्स में हम अगर बात कर रहे थे तब भी वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा था, तब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो उसी की वजह से उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे थे। तब हम बोल सकते हैं इस वाली कंडीशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ये 100% डिजॉल्व हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे इसको क्या, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस बुलाएंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसे हम बोल रहे हैं कि जो हम डाइल्यूशन कराएं उनका, और वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करवाएं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ओके, या फिर हम बोल रहे हैं दूसरी चीज कि वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए वाटर में। जब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे तो जितना उसके पास OH नेगेटिव आयंस होंगे वो उतने सारे प्रोड्यूस करवा देगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे NaOH, जब NaOH को हम क्या करते हैं वाटर के साथ में यानी कि H2O के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तब हम देखेंगे कि Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव आयन ये प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें और एग्जांपल्स, तो KOH है जैसे, तो KOH जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तब वही सेम सिनेरियो बनेगा, यानी कि K पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो ये सिनेरियो में भी क्या हो रहा है, 100% ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है ना, NaOH और KOH का। जब ये दोनों सिनेरियो में ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे इसको स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है, हम बोलते हैं कि जो एसिड थे, सॉरी सॉरी जो बेसिस थे तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग थे अभी तक। अब हम वीक बेसिस की बात करते हैं, तो क्या होंगे, व्हेन ए बेस डिसॉल्व इन वाटर, ये कैसे होंगे, व्हेन ए वेस्ट डिसॉल्व्स इन वाटर इट गिव्स
लो अमाउंट of OH negative, or it does not dissolve completely. क्या होगा, ये completely पूरा डिजॉल्व नहीं होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज वीक बेसिस. ओके, यानी कि इसमें क्या हो गया, उसमें हो रहा था 100% डिसोसिएशन, डिसॉल्व जो 100% हो रहे थे तो 100% डिसोसिएशन हो रहा था. अब इसमें क्या होगा, 100% फिर से डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो 100% डिसोसिएशन नहीं होगा. यानी कि OH नेगेटिव जितने रिलीज करने चाहिए तो किसी भी केमिकल को, वो उतने नहीं करेगा. तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा इसका. जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास एग्जाम्पल, NH4OH. इसको जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तब फिर से वही रिएक्शन बनेगी हमारे पास, जो कि होती है रिवर्सिबल रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा, NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस. ओके, यानी कि OH नेगेटिव यहाँ पे प्रोड्यूस तो हो रहे हैं बट उतनी कंसेंट्रेशन में नहीं निकलेंगे. ओके, अब जैसे हमने एसिड्स के साथ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेसिसिटी का, तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या, एसिडिटी का. तो एसिडिटी क्या होता है हमारे पास, देखो द नंबर किसके नंबर होंगे, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन मोल और वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी. ओके, ये क्या होगा, हमारे पास जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड के आयंस प्रोड्यूस होंगे उतने ही हम उसकी एसिडिटी को कंसीडर करेंगे. ओके, ये हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट से. अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एक टॉपिक है पीएच. तो पीएच क्या होता है हमारे पास, पीएच स्केल होती है ना. तो पीएच क्या होता है हमारे पास, स्केल होती है एक तरह से. तो हम इसे समझ सकते हैं क्या होगा, इट इज ए मैग्नीट्यूड. क्या होगा, इट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच 10 must be raised to express, क्या होगा, टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन concentration. Okay, hydrogen ion concentration of the solution in mole per liter. कि अगर हमारे पास कोई स्केल है तो स्केल में हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बीच में दिया हुआ है, और उसके बाद 8 9 10 11 12 एंड 13 14 इधर की साइड दिया हुआ है. तो क्या होगा, जब हम अगर 7 को किसी का पीएच होगा तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल एलिमेंट. ओके, न्यूट्रल एलिमेंट्स. अब उसके बाद अगर हम दूसरी चीज देखें तो इसके बाद इधर की साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा बेसिक मीडियम, है ना. बेसिक, यहाँ पे हम करते हैं क्या, बेसिक मीडियम. और अगर हम इस साइड आए तो लेफ्ट की साइड, तब हम बोलेंगे क्या, एसिडिक मीडियम. ओके, एसिडिक मीडियम. यानी कि इस साइड जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, मतलब कि 7 से अगर कम पीएच है तो एसिड्स होंगे, और 7 से ज्यादा पीएच है तो बेसिक होंगे. अब जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, यानी कि बेसिक कितना होगा, जैसे हमारे पास 8 है किसी का पीएच, तो हम बोलेंगे ज्यादा बेसिक नहीं है, वो थोड़ा सा चल जाएगा. यानी कि 7 to 8 एक पॉइंट का ही तो डिफरेंस आया, यानी कि बेसिक मीडियम तो होगा बट बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा. अगर हम यहाँ पे जाते हैं 10 के ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर हम इधर जाए तो 4 के नीचे तो यहाँ पे हो जाएगा एसिड, क्या हमारे पास
स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो इस टाइप से हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ सकता है, या हम बोलेंगे कि जैसे हमारे पास जो पीएच है उसका रोल क्या होता है, या फिर हम बोले जो एसिड्स होते हैं उसका रोल क्या है, या फिर सबसे पहला रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या होगा, इन एवरीडे लाइफ। यानी कि हम लोग पीएच के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ है उसमें हम कैसे यूज करते हैं पीएच को। तो जैसे हमारे पास क्या है, ह्यूमंस हैं, है ना, ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बात करें तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी आर इज आर इन द नैरो पीएच रेंज। यानी कि जो क्या होंगी, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं हमारे पास, वो क्या होंगी, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, ये रेंज होती है पीएच की, जिसमें कि ज्यादातर काम करेंगी। मतलब सारी नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ होती हैं ऐसी एक्टिविटीज जो कि कम और ज्यादा में भी काम करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो वर्क करेंगी कब, 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच में। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन ब्लड है, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होगा, ह्यूमन ब्लड की बात करें या फिर टीयर्स की बात करें, एंड सलाइवा ऑल्सो। ओके, तो सलाइवा के लिए अगर हम देखें तो पीएच होता है अप्रोक्स 7.4, इसके बीच में है हमारे पास, है ना, ये जो स्केल दी हुई है, तो इसी के बीच में। और अगर हम दूसरी चीज देखें तो क्या, अगर ये फॉल हो जाता है ज्यादा या कम, ये बढ़ जाता है 7 से कम हो जाता है या फिर 7.8 से ज्यादा हो जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं सरवाइव करने के चांसेस उतने ही उसके कम हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद सेकंड हमारे पास है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, तो जैसे हमारे पास HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पास, बनता है गैस्ट्रिक जूस, ये हमारे पास कहाँ पे बनता है, इन स्टमक। ओके, इन स्टमक ये होता है। तो HCl होता है जिसकी हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, अप्रोक्स 1.5 स्केल पे ये दिखाता है। यानी कि ये जब डाइजेशन में हमारे में हेल्प करेगा, यानी गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसमें कि प्रेजेंट होता है एसिड जिसे हम बोलते हैं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट है तो हम बोल रहे हैं इसको कि स्टमक का जो पीएच हो जाएगा वो 1.5 के अराउंड हो जाएगा, या फिर जो स्टमक में HCl प्रेजेंट है उसका पीएच होता है 1.5। ओके, अब इसके बाद जैसे टूथ का डीके होता है, टूथ डीके मतलब जो टूथ होते हैं वो टूटते हैं कभी कभी, या फिर जो कमजोर होने लगते हैं, तो टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड। तो जब एसिड गिरेंगे किसी भी टूथ पे ज्यादा, मतलब ज्यादा एसिडिक चीजें अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से टूथ का डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एसिड्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी, कि जो आंट्स होती है हमारी, चींटियां, चींटियां हम बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं, जैसे हमें काटते हैं तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी रिलीज करवाते हैं ऐसे बहुत सारे एसिड्स को। तो बोल सकते हैं कि जो एसिड्स हैं एंड बेसिस हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इनका बहुत ज्यादा रोल है हमारे रियल लाइफ में। ओके, वॉरफेयर में ये यूज होता है, यानी सेल्फ डिफेंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। यानी कि ये क्या करते हैं, केमिकल वॉरफेयर में ये यूज करते हैं।